हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट थ्योरी में अगला लेक्चर पढ़ेंगे और इसमें हम लोग वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। और वेन डायग्राम जो है इसका एप्लीकेशन आगे के भी कुछ चैप्टर्स में होगा, जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसके कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से समझने हैं। तो देखिए, बेसिकली हमने यहाँ पर दो सेट है, ए और बी, और एक यूनिवर्सल सेट है। उनको डायग्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। तो लेफ्ट में आपको सर्किल दिख रहा है, वो सेट ए है। जो राइट पर सर्कल दिख रहा है वो सेट बी है, और पूरा का पूरा रेक्टेंगल एज अ होल क्या है, यूनिवर्सल सेट है। ठीक। तो इस पे आपको चार रीजन दिख रहे होंगे। एक आपको दिख रहा होगा ये रीजन वन। अब रीजन वन क्या है? रीजन वन वो रीजन है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स है। सिर्फ और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स है। अब भाई यूनिवर्सल सेट तो सभी को कंटेन करेगा, तो ए और बी के रेफरेंस में बात करूं तो रीजन वन में सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ऐसे ही ये देखो, रीजन टू दिख रहा है तुम्हें। रीजन टू में सिर्फ और सिर्फ सेट बी के एलिमेंट है। फिर ये रीजन थ्री है, देखो ये यहां से ऐसे लेके ये वाला। तो इस रीजन थ्री में किसके एलिमेंट है? ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। और जहां तक रीजन फोर की बात है, तो रीजन फोर दोनों सर्किल के बाहर वाला रीजन है। तो वहां पर ना तो सेट ए के एलिमेंट है और ना ही सेट बी के एलिमेंट है। और जो आपका रीजन वन, रीजन टू और रीजन थ्री, ये तीनों मिल के क्या है? ये तीनों मिल के वो रीजन बता रहे हैं। कौन सा रीजन? ए यूनियन बी। मतलब इन तीनों को कंबाइंड कर दो, इन तीनों के सारे एलिमेंट्स मिला के लिख दोगे तो क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी में से एटलीस्ट एक सेट में तो जरूर है। तो ए यूनियन बी को, जैसा कि हम लोग ने बोला भी है, कि एटलीस्ट वन भी बोलते हैं। तो वन प्लस टू प्लस थ्री वो रीजन होगा जहां पर कोई भी एलिमेंट आप उठाओगे, मतलब तो वो तीनों में से, वो दोनों में से किसी एक सेट में जरूर होगा, ए या बी में से, है ना। ठीक। तो अब इसके लिए कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो हमें फॉर्मूला क्या लिखना है? हमें फॉर्मूला लिखना है एन ए यूनियन बी। ठीक। तो देखो, समझते हैं फॉर्मूला कैसे आता है। तो हमने क्या किया कि पहले तो बोला कि ए यूनियन बी में ए वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने क्या लिख दिया, एन ऑफ ए लिख दिया। ठीक। फिर हम लोग ने बोला कि ए यूनियन बी में बी के भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमने एन ऑफ बी लिख दिया। अब आपको याद हो तो हम लोग ने बोल रखा है कि सेट में एक चीज एक ही बार लिखी जाती है। ठीक। तो क्या होगा यहाँ पर कि जब तुमने एन ऑफ ए लिखा तो ये ए का पूरा सर्किल आएगा। ठीक। तो जब ए का पूरा सर्किल आएगा तो ये जो ये वाला रीजन है, ये है ना, ये एक बार आया, यानी रीजन थ्री एक बार आया। ठीक। जब तुमने बी का पूरा सर्किल लिखा, यानी कि एन ऑफ बी लिखा यहाँ पर, तो ये चीज एक बार, ये जो चीज है ये एक बार फिर से आ गई। तो ये आनी कितने बार चाहिए थी? एक बार। भाई वन प्लस टू प्लस थ्री में वन एक बार आना चाहिए, टू एक बार आना चाहिए, थ्री एक बार आना चाहिए, तो ए यूनियन भी आ जाएगा। तो जो रीजन थर्ड है ये आना एक बार चाहिए था, लेकिन ये इस पॉइंट तक दो बार आ चुका है। एक बार एन ऑफ ए में है, एक बार एन ऑफ बी में आ गया है। तो दो बार आ गया, में एक बार चाहिए, तो क्या कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेसिकली रीजन थ्री क्या है, उन सेट को बता रहा है, उन एलिमेंट्स को बता रहा है जो दोनों में है, ए एंड बी में। तो जो दोनों में होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग, किस सेट में आते हैं वो, ए इंटरसेक्शन बी में। तो अब आपको ये वाला जो फॉर्मूला है वो अच्छे से याद रखना है कि एन ऑफ ए यूनियन बी, और बार बार मैं बोल रहा हूँ ए यूनियन बी को और भी क्या बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन। तो एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और किसी भी दो सेट में किसी का भी वेन डायग्राम बनाना होगा तो हमें ये सोचना होगा कि वन टू थ्री और फोर में से कौन कौन से रीजन आएंगे। तो जैसे मान लो कि ए यूनियन बी का जो वेन डायग्राम बनाना होगा उसमें वन टू और थ्री को हम लोग शेड करेंगे। ठीक है, बाहर वाले को शेड नहीं करेंगे, फोर्थ वाले को शेड नहीं करेंगे, अगर हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। ठीक। तो कुछ ऐसा होगा तुम्हारा ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। हमने इसमें रीजन वन टू और थ्री को शेड कर दिया। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं फिर से। अब हमें ये दो सेट दिए हुए हैं और यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, और हमें वेन डायग्राम फिल करना सीखना है, तो बड़ी आसानी सीख सकते हैं। तो ए है वन टू थ्री फोर, बी है वन थ्री फाइव सेवन। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, एक वन आ जाएगा और दूसरा थ्री आ जाएगा। तो जब भी वेन डायग्राम फिल करना तो सबसे पहले
इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स फिल करना। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब देखो ए में टोटल एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 और ये पूरा जो सर्किल है ये ए का भी है, तो हम ए में 1 और 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब ए में यहाँ क्या क्या लिखना बाकी रह गया, 2 और 4 है ना। जब दो वाले भर जाए तो एक वाले भरो। अब बी में क्या है, 1 3 5 7 है और ये सर्किल बी का भी है, तो हम 1 और 3 ऑलरेडी बी में भर चुके हैं। तो अब किसकी बारी आएगी, 5 और 7 की। अब ओवरऑल देखो हम क्या क्या भर चुके हैं, हम 1 2 3 4 मतलब कि हम यूनिवर्सल सेट में क्या क्या भर चुके हैं, 1 2 3 4 5 और 7 भर चुके हैं। हमने अभी तक क्या क्या हमें नहीं दिख रहा है, 6 और 8। और 6 और 8 ऐसे एलिमेंट है जो ना तो ए में है और ना ही बी में है, नीदर ए नॉर बी, यानी कि रीजन 4 में आएंगे। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या लिख दिया, 6 और 8। तो ये हो गया इस गिवन सेट्स का वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम की कभी भी फिलिंग करनी हो तो पहले इंटरसेक्शन वाले पार्ट, फिर इंडिविजुअल सेट्स पे, और फिर नीदर ए नॉर बी वाले रीजन में आएंगे। अब कुछ और चीजों के वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। चलो अब समझते हैं हमें क्या करना है इसमें। हमें अलग अलग चीजों के वेन डायग्राम शेड करने और हमें चारों रीजन में पहचानना है कि क्या क्या शेड होगा और फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो जो सबसे पहला हमें वेन डायग्राम शेड करना है वो ओनली ए का रीजन शेड करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, ओनली ए केवल मतलब कि ऐसे रीजन जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए हो रहा हो, बी भी ना हो रहा हो, है ना। तो वो सिर्फ रीजन 1 है, क्योंकि ए का पूरा सर्किल जो है उसमें 1 और 3 है, लेकिन 3 में ए के वो एलिमेंट्स हैं जो बी में भी प्रेजेंट है। तो हम क्या चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ ए हो, तो रीजन 1 शेड होगा। तो पहले इसको शेड कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने रीजन शेड कर लिया, तो आ गया एन ओनली ए। तो अब अगर ध्यान दो तो एन ओनली ए एक और चीज लिख सकते हो, रीजन 1 आया है तो रीजन 1 में ए के वो एलिमेंट हैं जो बी में प्रेजेंट नहीं है ना। क्योंकि रीजन 3 हमें हटाना है, क्योंकि रीजन 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ए बी के साथ शेयर कर रहा है। तो ये चीज क्या होती है, मतलब रीजन 1 क्या है, एक तरीके से रीजन 1 है ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट नहीं है। और अगर इसके लिए फॉर्मूला टाइप से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो कि एन ऑफ ए, और ए में क्या हटा दे, ए में तो पूरा सर्किल आ जाएगा 1 और 3, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया। तो एन ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है कि नहीं बात। और अगर ये क्लियर है तो फिर तुम बड़ी आसानी से वो लिख सकते हो, एन ओनली बी भी लिख सकते हो। ठीक, तो वो मैं लिख देता हूँ और तुम समझ लो उसको जल्दी से। तो ये हो गया देखो तुम्हारा एन ऑफ ओनली बी, रीजन 2 आएगा इसमें, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ बी में प्रेजेंट है। और ये फॉर्मूला हो गया, बी में से वो एलिमेंट हटा दिए जो बी ए के साथ शेयर कर रहा था, यानी कि रीजन 3 वाले। तो रीजन 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ सेट बी में प्रेजेंट है, ओनली बी वाले। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें देखना है एग्जैक्टली 1, मतलब वो रीजन ढूंढने हैं जिनके एलिमेंट एग्जैक्टली एक सेट में है। तो पहले तो टिक लगाते हैं कि कौन कौन सा रीजन आएगा। तो क्या रीजन 1 आएगा, तो रीजन 1 में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ सेट ए में है, यानी एग्जैक्टली 1 सेट में है, तो रीजन 1 आएगा। क्या रीजन 2 आएगा, रीजन 2 में भी वो वाले एलिमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली एक सेट में है, और वो सेट क्या है, सेट बी है। रीजन 3 में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो एग्जैक्टली 2 सेट में है, मतलब ए और बी दोनों में है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, वैसे एलिमेंट्स जो एग्जैक्टली एक में, तो ये तो नहीं आएगा। और रीजन 4 में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो ना तो सेट ए में है ना तो सेट बी में, यानी कि वो एग्जैक्टली 0 सेट में है ए और बी के रेफरेंस में, तो ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आएगा, रीजन 1 को हमें शेड करना है और रीजन 2 को शेड करना है। तो पहले और इन्हें शेड कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो चलो अब इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, एन एग्जैक्टली 1। ठीक, तो दो तरीके से देखो फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे कैसे। एक तो तुम ऐसे देख सकते हो कि रीजन 1 2 और 3 ओवरऑल क्या कहलाते हैं, ए यूनियन बी। तो रीजन 1 2 और 3 कहलाते हैं ए यूनियन बी। लेकिन यहाँ पर जो हमने शेड किया उसमें 1 2 3 नहीं आया, केवल 1 और 2 आए। क्या नहीं आया है, 3 नहीं आया, तो उसको हटा दिया। तो एक तरीका ये लिखने का हो गया, एग्जैक्टली 1 को एन ऑफ ए यूनियन बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब चाहो तो तुम इसका फॉर्मूला ओपन करके सोच लो, और चाहो तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि हमने बोला कि रीजन
1 लिखना था तो हमने n ऑफ a लिख दिया, लेकिन अभी कुछ एक्स्ट्रा आ गया, वो देखते हैं। रीजन 2 देख के हमने n ऑफ b लिख दिया, लेकिन जब हमने n ऑफ a और n ऑफ b लिखा तो n ऑफ a में भी ये रीजन 3 आया और n ऑफ b में भी ये रीजन 3 आया, तो ये 2 बार आ चुका है। हमें चाहिए कितने बार? एक बार भी नहीं चाहिए, है ना? तो क्या करेंगे, इसको दोनों बार हटा देंगे, तो -2na इंटरसेक्शन b, और वो आप ऊपर na यूनियन b का जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसको ओपन करके भी सोच सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया n एग्जैक्टली 1। चलो अब ये देखते हैं A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने यूनियन में क्या बताया था, यूनियन में कौन से एलिमेंट आते हैं जो दोनों में से किसी एक सेट में हो, वो यूनियन में आ जाते हैं। तो मतलब कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट में अगर A हो रहा होगा तो भी चलेगा और B नहीं हो रहा होगा तो भी चलेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि कौन कौन से रीजन आएंगे। तो क्या रीजन 1 आएगा? तो रीजन 1 आएगा, क्यों? क्योंकि रीजन 1 में A हो रहा है। ठीक है, क्या रीजन 2 आएगा? हम क्या चाहते हैं, या तो A हो, तो रीजन 2 में तो A नहीं हो रहा है, या फिर हम चाहते हैं कि B ना हो। तो रीजन 2 में दोनों ही बातें नहीं सही हो रही। हम चाहते हैं A हो, रीजन 2 में नहीं हो रहा, हम चाहते हैं B ना हो, ऐसा नहीं है, रीजन 2 में तो B हो रहा है, तो ये रीजन नहीं आएगा। रीजन 3 आएगा क्या? A हो रहा है, क्या रीजन 3 में A अकर कर रहा है? तो हाँ, रीजन 3 में A के भी एलिमेंट है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं। कई लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि B कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे इसको कैसे ले सकते हैं। भाई यूनियन में दोनों में कोई एक बात भी सही हो गई तो यूनियन में आएगा। तो रीजन 3 में A हो रहा है, वो वाली बात सही हो गई, तो बस बात खत्म। अब रीजन 4 क्यों आएगा? रीजन 4 में क्या A हो रहा है? नहीं हो रहा है, लेकिन अब की दूसरी वाली बात सही है, ए हो रहा हो तो भी चलेगा, बी ना हो रहा हो तो भी चलेगा। तो रीजन 4 में बी नहीं हो रहा है, तो अब की हमें क्या क्या शेड करना है? हमें शेड करना है रीजन 1, 3 एंड 4। ठीक, अब इसका फॉर्मूला अगर लिखे, शेड तो कर लिया, क्लियर होगा सभी को। अब इसका अगर तुम्हें फॉर्मूला बनाना हो तो वैसे फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है वाला, लेकिन फॉर्मूला बनाना हो तो फिर भी बना सकते हो। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, देखो यूनिवर्सल सेट में क्या नहीं आया है? रीजन 2 नहीं आया ना, जिसको हम लोग रीजन 2 बोलते हैं, वो नहीं आया। ठीक, तो यूनिवर्सल सेट में से रीजन 2 हटा दें, और रीजन 2 को भी हम लोग थोड़ी देर पहले देख के आए कि वो क्या होता है, बी माइनस ए होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसा सच बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया ये। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए ना हो तो भी चलेगा और बी ना हो तो भी चलेगा, दोनों में कोई एक भी चीज ट्रू होगी तो होगा। तो रीजन 1 पे टिक लगाएं कि ना लगाएं? तो रीजन 1 पे मैं टिक लगाऊंगा, क्योंकि रीजन 1 में कौन सी बात सही हो रही है, ये भी सोच रहा हूँ कौन सी बात सही है, बी के ना होने वाली बात सही हो रही है। रीजन 2 पे भी टिक लगेगा, क्योंकि रीजन 2 में ए के ना होने वाली बात सही हो रही है। अब रीजन 3 पे क्या टिक लगेगा? रीजन 3 में ए भी हो रहा है एंड बी भी हो रहा है। हम क्या चाहते हैं, ए भी ना हो, ए ना हो या फिर बी ना हो। तो पहली बात नहीं सही हुई क्योंकि इसमें तो ए हो रहा है, और दूसरी बात भी नहीं सही हुई क्योंकि इसमें बी हो रहा है। हम चाहते हैं ए ना हो या बी ना हो, लेकिन इसमें तो दोनों ही हो रहा है, तो ये नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद रीजन 4 आएगा क्या? रीजन 4 बिल्कुल आएगा, उसमें तो दोनों ही नहीं हो रहा, तो दोनों ही तरफ से बात सही है ना। तो इसमें कौन कौन सा रीजन हम लोग शेड करेंगे? 1, 3 एंड 4। तो चलो पहले शेड कर लेते हैं। तो शेडिंग कर ली हम लोग ने, अब इसमें फॉर्मूला सोचना हो तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगेन देखो, यूनिवर्सल सेट में क्या नहीं आया? यूनिवर्सल सेट में नहीं आया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, है ना, यूनिवर्सल सेट से ये हटा दिया। और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन अगर तुम सोचो तो राइट हैंड साइड को क्या लिख सकते हो? तुम राइट हैंड साइड को लिख सकते हो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और यही तो सीखा ना, कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस ए, तो वैसे ही u माइनस ए इंटरसेक्शन b क्या होगा? a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो n लिख दिया। तो ये जो डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा था वो एक तरीके से हम लोग ने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया ना। तो n ऑफ a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू n ऑफ a इंटरसेक्शन b होल का कॉम्प्लीमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या चाह रहे हैं? अब चाह रहे हैं कि a ना हो
एंड बी ना हो, तो इंटरसेक्शन है, तो इंटरसेक्शन में ये भी बात सही होनी चाहिए और ये भी बात सही होनी चाहिए, दोनों चीजें ट्रू होंगी तभी कोई चीज इंटरसेक्शन को ट्रू कर पाएगी। मतलब इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट आता है जो सेट ए में भी हो एंड सेट बी में भी हो। ठीक है, तो क्या रीजन 1 आएगा? हम क्या चाहते हैं, ए ना हो, तो रीजन 1 में तो ए हो रहा है, तो रीजन 1 तो नहीं आएगा, पक्की बात है। ठीक है, रीजन 2 आएगा क्या? रीजन 2 में बी हो रहा है और हम क्या चाहते हैं कि बी नहीं होना चाहिए, नेसेसरली नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरसेक्शन लगा, तो रीजन 2 भी नहीं आएगा। रीजन 3 तो बिल्कुल नहीं आएगा, वो बोल रहा है ए भी ना हो बी भी ना हो, उस पर तो दोनों हो रहा है। रीजन 4 आएगा क्या? तो रीजन 4 आएगा। रीजन 4 वही होता है जिसमें नीदर ए नॉर बी होगा, तो हम चाहते भी यही कि ए भी ना हो एंड बी भी ना हो, तो इसमें क्या शेड होगा? इसमें शेड होगा रीजन 4। तो चलो पहले शेडिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग ने रीजन 4 शेड कर लिया है। तो अब इसके लिए भी अगर हमें फॉर्मूला लिखना हो तो एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फिर से अगर यूनिवर्सल सेट वाले सोचें तो यूनिवर्सल सेट में क्या नहीं आया है? यूनिवर्सल सेट में नहीं आया है ए यूनियन बी, नहीं आया पूरा पूरा। रीजन 1 2 और 3 मिलकर क्या होते हैं? ए यूनियन बी होते, तो वही नहीं आया। ठीक, तो अगर तुम फिर से ध्यान दो तो राइट हैंड साइड क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड लिखा हुआ है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो जो डीमॉर्गन्स लॉ का दूसरा पोर्शन था वो भी हम लोग ने प्रूव कर दिया यहाँ वेन डायग्राम की हेल्प से कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन ऑफ ए यूनियन बी होल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये दो सेट में जो मेन चीजें थी वेन डायग्राम या कार्डिनल नंबर से रिलेटेड, वो हम लोग ने बात कर ली। अब हम लोग बढ़ते हैं 3 सेट की तरफ। ठीक, तो 3 सेट का ये वेन डायग्राम बना हुआ है, इसमें अलग अलग रीजन पहचानने की पहले कोशिश करते हैं। तो इसमें पूरे को हम लोग ने 8 रीजन में डिवाइड किया, तो एक एक करके समझते हैं कि कौन सा रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो रीजन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ए के वो वाले एलिमेंट्स, ओनली ए के वो वाले एलिमेंट्स जो वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर रहा है, वो एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ ए में। और ऑब्वियसली जैसा मैंने पहले बोला था यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ ही होगा, तो ए बी और सी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। 2 रीजन वो वाला रीजन है, मतलब 2 रीजन ये वाला है, ये ऐसे करके यहाँ, फिर यहाँ, और फिर ये जो रीजन है ये 2 है, इसमें ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में, 3 सिर्फ और सिर्फ सी में। फिर ये जो 4 वाला रीजन है इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो 2 सेट में है, एग्जैक्टली 2 सेट में है, और कौन से हैं? वो 2 सेट हैं ए एंड बी। ऐसे ही 5 वाले भी एग्जैक्टली 2 सेट्स में हैं, और वो 2 सेट कौन से? बी और सी। और 6 वाले भी एग्जैक्टली 2 सेट में हैं, और वो 2 सेट कौन से हैं? ए और सी। फिर बारी आती है 7th रीजन। तो 7th रीजन में वो एलिमेंट्स है जो तीनों के तीनों सेट में हैं, जो कि हम लोग ने लिखा भी हुआ है ए कॉमा बी एंड सी, मतलब कि ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है। और फिर बचा 8 वो वाले एलिमेंट्स जो तीनों में से किसी भी सेट में नहीं है। ठीक, अब कंबाइंड रीजन समझते हैं। 4 और 7, तो 4 ये रहा, 7 ये रहा, तो 4 और 7 मतलब कि ये रीजन हो गया, ये ऐसे करके ये वाला। तो 4 और 7 मिलके क्या बना रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे एलिमेंट जो ए एंड बी में कॉमन है ओवरऑल। बी इंटरसेक्शन सी 5 और 7 बना रहे हैं, दिख रहा होगा अब तो। और 6 और 7 जो है वो सी इंटरसेक्शन ए बना रहे हैं। 7 क्या है? जैसा पहले भी बोल चुके हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 क्या है? मतलब ये 8 को छोड़ के बाकी जो सब बचा वो मिलके क्या बना रहे हैं? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी को हमें रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम 1 2 3 4 5 6 7 सबको शेड कर देंगे। और 8 क्या दिखा रहा है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ऐसे एलिमेंट जो तीनों में से किसी सेट में नहीं है। तो यहां से हमें ये समझ में आएगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हमें किस रीजन को शेड करना है। तो अब ए यूनियन बी यूनियन सी का वेन डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसका कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या क्या आ रहा है? एक तो ए आ रहा है, तो एन ऑफ ए आएगा, यानी कि ये पूरा का पूरा ए का सर्किल। ठीक है, अच्छा ए का सर्किल में कौन कौन आ रहा है? 1 4 7 और 6 आ रहा है। ऐसे बी के सर्किल में कौन कौन आ रहा है? 2 4 7 और 5। ऐसे सी के सर्किल में 3 5 7 और 6। ठीक, तो ए का सर्किल लिख लिया, बी का सर्किल लिख लिया और सी का सर्किल लिख लिया। ठीक है, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कि जब तुमने एन ऑफ ए लिखा, ठीक,
तो ये जो ये वाला रीजन है ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 4 और 7, जब तुमने एन ऑफ ए लिखा तो एन ऑफ ए में ये 4 और 7 एक बार आया, ठीक। जब तुमने एन ऑफ बी लिखा तो देखो एन ऑफ बी में बी का पूरा सर्किल आया तो ये 4 और 7 दो बार आ गया। चाहिए कितने बार था? एक बार। आ कितने बार गया? दो बार। तो एक बार हटा देंगे तो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। फिर आगे देखो सेम चीज, अगर जब तुमने बी लिखा तो 7 और 5 एक बार आए, और जब तुमने सी लिखा यहाँ पर एन ऑफ सी लिखा तुमने तो 7 और 5 एक बार और आ गए, तो आने चाहिए तो एक बार, आ गए दो बार, तो अगेन एक बार हटा दिया तो माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। फिर इसी तरीके से आप लॉजिक समझ होगे, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक। सेम लॉजिक से मतलब कि क्या हुआ कि जब तुमने एन ऑफ ए लिखा तो ये 6 और 7 एक बार आया, जब तुमने एन ऑफ सी लिखा पूरा तो 6 और 7 दो बार आ गए, तो एक बार हटा दिया। अब देखो, अब थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, जब तुमने एन ऑफ ए लिखा तो ये एक बार आया, ठीक। एक बार आ गया कि नहीं आ गया 7 वाला रीजन। जब तुमने फिर एन ऑफ बी लिखा तो ये दूसरी बार आ गया, जब तुमने एन ऑफ सी लिखा तो ये तीसरी बार आ गया। तो यानी कि अभी तक क्या हुआ है कि पहले 3 टर्म तक ये 3 बार आ चुका है, ठीक। फिर तुमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटाया है, यानी कि तुमने ये वाला रीजन जो है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो भी दिख रहा है यहाँ पर ना, उसको तुमने हटाया, तो उसको हटाया तो ये 7 भी तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो एक बार यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हुआ। फिर जब तुमने एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हटाया तो ये दूसरी बार सब्ट्रैक्ट हुआ, और जब तुमने एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हटाया तो ये तीसरी बार सब्ट्रैक्ट हुआ। तो पहले 3 टर्म में ये 3 बार आया था और अगले 3 टर्म में ये 3 बार हट गया, यानी कि ये इफेक्टिवली अभी तक कितने बार आया है? अभी तक ये 0 बार आया है, लेकिन हमें एक बार तो चाहिए ना, तो एक बार इसको ऐड कर दिया तो प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये हो गया 3 सेट के कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला, ठीक। तो ऐसा ही होता है, तो ऐसा ही होता है कि एन ऑफ ए यूनियन बी क्या है, दो सेट में सिंगल वाले ऐड होते हैं, यानी एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आया, सिंगल वाले ऐड हुए, फिर दो वाले सब्ट्रैक्ट हुए जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे थे, और फिर 3 वाला ऐड हुआ। शायद ही कभी हमें जरूरत पड़े, लेकिन 4 वाला लिखना हो तो ऐसे ही आएगा उसका ही फॉर्मूला, पहले सिंगल वाले ऐड होंगे, फिर दो वाले सब्ट्रैक्ट होंगे, अल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, फिर 3 वाले ऐड होंगे और फिर 4 वाले सब्ट्रैक्ट होंगे। तो मतलब पहले आएगा, अगर 4 सेट है एबीसीडी तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ डी, फिर माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे होंगे बना के देखना, 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, फिर माइनस के बाद फिर प्लस होगा, और अब प्लस में क्या होगा, 3 वाले एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और ऐसे जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे टोटल 4 बनेंगे, ठीक। तो प्लस हुआ, अब अगला फिर से क्या आएगा, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक। लेकिन फिलहाल अब 3 तक की बात याद रखो, 3 तक ये में यूज करना है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे दो सेट में किया था वैसे यहाँ भी करते हैं, एन ओनली ए चाहिए, तो हमें पता है तो बहुत अच्छे से कि एन ओनली ए कौन सा रीजन है, रीजन 1। तो अब इसके लिए अगर तुम्हें कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला लिखना है तो वो लिखने की चलो कोशिश करते हैं। तो एन ओनली ए में हम लोग ने पहले तो लिख दिया कि एन ऑफ ए लिख दिया, लेकिन हमें तो रीजन 1 चाहिए था। जब हम लोग ने एन ऑफ ए लिखा तो 1 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 भी आ गया और 7 भी आ गया, ठीक। तो अब पहले क्या हटाए, 4 और 7 को एज अ होल हटाए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हटाए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए, हमें तो केवल 1 वाला रीजन चाहिए, तो इसको हटा दिया। तो माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको हटाया, और ए इंटरसेक्शन सी भी नहीं हमें चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए, ये जो आपको दिख रहा है ये ए इंटरसेक्शन सी है ना, हमें तो केवल ये वाला रीजन चाहिए 1 वाला, तो इसको भी हटा दिया। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। अब देखें यहां तक क्या हुआ कि जब हमने एन ऑफ ए लिखा तो ये एक बार आया, जब तुमने एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटाया, यानी कि तुमने क्या चीज हटाई, तुमने ये चीज हटाई, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटाने का मतलब तुमने ये हटाया, तो तुमने 7 वाले रीजन को भी एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और जब तुमने ए इंटरसेक्शन सी हटाया यानी कि तुमने ये हटाया, तो तुमने फिर से एक बार 7 वाले रीजन को तो सब्ट्रैक्ट किया ही किया, ठीक। तो एन ऑफ ए में ये 7 वाला एक बार आया था,
फिर ए इंटरसेक्शन बी में एक बार हटा और ए इंटरसेक्शन सी में भी एक बार हट गया, तो आना चाहिए था 0 बार, लेकिन अभी इफेक्टिवली -1 बार आया। एक बार ऐड हुआ था, 2 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो -1 बार आया, तो 0 बनाने के लिए क्या करें, एक बार ऐड कर दें, तो यानी कि n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है कि नहीं, क्लियर है एकदम। तो n ऑफ n ओनली ए का फॉर्मूला तो बहुत आसान है, ए से ए वाले दोनों इंटरसेक्शन हटाओ और फिर तीनों वाला इंटरसेक्शन ऐड कर दो। ऐसे ही आप चाहो तो n ओनली बी और n ओनली सी भी लिख सकते हो। तो ये देखो लिख लिया, n ओनली बी में b से p वाले दोनों इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट किया और फिर तीनों वाला इंटरसेक्शन ऐड कर दिया, मतलब a इंटरसेक्शन b ये b वाला इंटरसेक्शन एक ही होगा और एक ही होगा। ऐसे c n ओनली c के लिए, यानी n ओनली c के लिए मतलब कौन सा रीजन, रीजन 3, c से c वाले दोनों इंटरसेक्शन देखो सब्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक, और फिर तीनों वाला ऐड कर दिया। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब n एग्जैक्टली 1 चाहिए, मतलब ऐसे एलिमेंट जो सिर्फ और सिर्फ एक सेट में हो, ना 2 में हो ना 3 में हो। ठीक, तो कौन कौन सा रीजन आपकी शेड करने वाले हम लोग, रीजन 1 करेंगे। रीजन 1 में वो वाले एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ ए में है। रीजन 2 करेंगे, रीजन 2 में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ बी में है। और रीजन 3 को शेड करेंगे क्योंकि उसमें ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ और सिर्फ सी में है ना। 4 को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसके एलिमेंट दो सेट में है। हमें ऐसे रीजन को शेड करना है कि उस रीजन का कोई भी एलिमेंट केवल और केवल एक सेट में हो, भले वो सेट ए हो, सेट बी हो और सेट सी हो ना। तो ये 3 रीजन शेड होंगे और फिर इसका कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला तो बड़ी आसानी से सोच लेंगे। तो ये शेड कर लिया हम लोग ने। अब इसका फॉर्मूला देखो लिखने का एक तरीका तो ये है कि अभी हम लोग ऊपर n एग्जैक्टली या n ओनली ए, n ओनली बी और n ओनली सी लिख के आए। एक तरीका तो वही कि उन तीनों को सीधे सीधे ऐड कर दो जो हम लोग ने अभी प्रीवियसली लिखा है। तो ओनली ए, ओनली बी और ओनली सी वालों को ऐड करोगे तो एग्जैक्टली 1 वाले आ जाएंगे। लेकिन यहाँ हम लोग एक और तरीके से, क्योंकि हम तो अभी प्रैक्टिस करें, तो पहले आप पॉज करो और आप कोशिश करो ए यूनियन बी यूनियन सी लिख के उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करो। तो मतलब हम लोग ने लिख लिया n ए यूनियन बी यूनियन सी। अब इसमें तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा आ गया, हमें पूरा तो नहीं चाहिए यूनियन बी यूनियन सी। इसमें ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 4 और 7 कंबाइंड एक्स्ट्रा आ गए, तो उसको हटा दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट कर दिया। बी इंटरसेक्शन सी भी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो बी इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा दिख रहा है कि नहीं, हमने तो नहीं शेड किया ना, लेकिन इसमें तो आया है ना जब ए यूनियन बी यूनियन सी लिखा है, तो उसको भी हटा दिया, तो बी इंटरसेक्शन सी भी हटा दिया। ऐसे ही सी इंटरसेक्शन ए भी हटा दिया। ठीक, अब ये देखते हैं कि तीनों वाला इंटरसेक्शन कितने बार क्या आया उसको देखते हैं। जब इसको लिखा तो ये 7 वाला एक बार आया, हमें चाहिए कितने बार, 0 बार चाहिए। एक बार यहां आया, फिर एक बार यहां से हटा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तीनों वाला जो इंटरसेक्शन है वो हटेगा। तो एक बार आया था प्लस में, एक बार हट चुका है यहाँ, फिर एक बार हटेगा यहाँ, बी इंटरसेक्शन सी में भी हटेगा, बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5 और 7, और एक बार हटेगा यहाँ। तो एक बार आया था और 3 बार हट चुका है, यानी इफेक्टिवली -2 बार है। हमें कितने बार चाहिए, 0 बार। तो -2 में क्या ऐड करें तो 0 आ जाए, तो 2, तो क्या आ जाएगा प्लस का 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो मेरे ख्याल से अब अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हम लोग की 3 में भी। ठीक है, तो अब ऐसे ही कुछ और केस कवर करते हैं। अब सारी चीजें पहले तुम खुद वीडियो पॉज कर करके लिखो और फिर टैली करो यहाँ से। ठीक, अब चाहिए एग्जैक्टली 2 ऐसे रीजन पहचानने जहां के एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 सेट में प्रेजेंट हो, ना 3 में हो ना 1 में हो ना 0 में, एग्जैक्टली 2 में हो। तो 1 2 3 तो नहीं आएगा, 1 2 3 वाले तो एग्जैक्टली 1 में थे, 4 वाला आएगा। 4 वाले जो रीजन है उसके सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 सेट में ए और बी। 5 वाला भी आएगा क्योंकि उसके बी और सी में, और 6 वाला भी आएगा क्योंकि उसके भी एलिमेंट्स एग्जैक्टली 2 सेट में है, ए और सी। 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 के एलिमेंट्स तो किस में है, एग्जैक्टली 3 सेट में है ना। और 8 भी नहीं आएगा क्योंकि उसके तो किसी में नहीं है। तो चलो अब पहले इसको शेड कर लेते हैं। तो ये हम लोग ने शेड कर लिया 4 5 और 6 को। अब फॉर्मूला लिखते हैं, तो इंटरसेक्शन की हेल्प से लिख लेते हैं। एक हम लोग ने लिखा है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि 4 और 7। फिर हमने लिखा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि इनसे मिलते जुलते रीजन हमें चाहिए। अभी कुछ हटाना पड़ेगा ऑब्वियसली क्योंकि हम ये तो एक्स्ट्रा लिख रहे हैं हम। और एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए। अब देखो हुआ क्या
कि जब तुमने ए इंटरसेक्शन बी लिखा तो 4 और 7 दोनों आ गए, लेकिन तुम्हें 7 थोड़ी ना चाहिए। तो यानी कि यहां तक रीजन 7 यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एक बार आ चुका है, हमें इफेक्टिवली 0 बार चाहिए, है ना। बी इंटरसेक्शन सी लिखा तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब 5 + 7, तो ये दूसरी बार आ गया। सी इंटरसेक्शन ए लिखा तो ये तीसरी बार आ गया। तो यहां तक पहले 3 टर्म तक ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी रीजन 7 3 बार आ चुका है, हमें चाहिए कितने बार, हमें एक बार भी नहीं चाहिए, तो तीनों बार हटा दें, ठीक। तो n 3 टाइम्स n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर है कि नहीं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब चाहिए हमें एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 का मतलब 2 में हो, टोटल 3 सेट है, तो एटलीस्ट 2 का मतलब या तो 2 सेट में हो या 3 सेट में हो, ठीक। और एटलीस्ट 3 का मतलब क्या होगा, अगर सोचो अपने दिमाग में, एटलीस्ट 3 यानी कि सॉरी एटलीस्ट 1, एटलीस्ट 3 नहीं, एटलीस्ट 3 का मतलब तो फिर एग्जैक्टली 3 हो जाएगा क्योंकि 3 ही सेट है, तो एटलीस्ट 3 का मतलब तो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एटलीस्ट 1 का मतलब होगा या तो एक सेट में हो या 2 सेट में हो या 3 सेट में हो, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी में ऐसे एलिमेंट आते हैं जो कम से कम एक सेट में तो जरूर होते हैं, लेकिन फिलहाल हमें चाहिए एटलीस्ट 2, तो यानी कि या तो 2 सेट में हो या तो एग्जैक्टली 2 सेट में हो या एग्जैक्टली 3 सेट में हो। तो अगेन 1 2 और 3 तो शेड नहीं होंगे क्योंकि इनके एलिमेंट्स तो एग्जैक्टली एक सेट में होते हैं। 4 5 6 जो अभी पढ़ के आए, अगर आपको क्लियर है पिछला वाला तो इसका आंसर आपने सोच भी लिया होगा अब तक, 4 5 6 जरूर शेड होंगे क्योंकि ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है एग्जैक्टली 2 सेट वाली। और 7 भी होगा क्योंकि एटलीस्ट 2 है तो 3 सेट में भी हो सकता है, तो 7 वाले एलिमेंट जो है वो 3 सेट में प्रेजेंट है, ठीक। तो 4 5 6 और 7 इन सबको हम लोग शेड कर लेते हैं, ठीक। तो 4 5 6 7 को हम लोग ने शेड कर लिया, इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल से ज्यादातर लोगों ने सोच लिया होगा, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए लिख लिया, है ना। अब हमें 4 5 6 7 सब एक एक बार चाहिए। तो हुआ क्या, जैसा पिछले में बात किया था कि 7 वाला इसमें एक बार आएगा, इसमें एक बार आएगा और इसमें एक बार आएगा, तो 3 बार आ चुका है, हमें चाहिए कितने बार, एक बार चाहिए, तो यानी कि 2 बार एक्स्ट्रा आ चुका है, मतलब 3 बार आ चुका है और हमें एक बार चाहिए, तो 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दें, तो क्या आ जाएगा -2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। तो ये हम लोग ने वेन डायग्राम की इसमें काफी सारी बातें कर ली हैं इस लेक्चर में। अब इस लेक्चर को आप अच्छे से देखो, इसके नोट्स बनाओ और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।